So hey guys, welcome back to another episode of the Akshit चौधरी शो। आज का ये पॉडकास्ट कुछ डिफरेंट होने वाला है। आज हमारे साथ हैं अभिनव अग्रवाल। अभिनव ने रिसेंटली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ग्रैब किया है। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि कैसे जेई मेंस के लिए प्रिपेयर करने वाला किड स्टैनफोर्ड के अंदर एडमिशन ग्रैब कर पाया। साथ में उनकी पूरी जर्नी को समझेंगे और समझेंगे कि आप अगर फॉरेन एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं तो क्या पूरा प्रोसीजर होता है, आपको किस टाइम पे कौन कौन से एग्जाम्स देने होते हैं, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR किस तरीके से प्रिपेयर कराने होते हैं, एसेस किस तरीके से लिखने होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट क्या होती, सारी चीज़ें हमने इस पॉडकास्ट के अंदर डिटेल में कवर अप की हैं। और साथ में अभिनव की जर्नी डिस्कस की है कि कैसे वो स्टैनफोर्ड के अंदर एडमिशन ग्रैब कर पाए। अगर आप एक IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर फॉरेन एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए है। यू मस्ट चेक आउट दिस एपिसोड राइट नाउ। So hi guys, welcome back to another episode of the Akshit Chaudhary Show. So today we have Mr. Abhinav Agarwal. So I would like to ask Abhinav, please introduce yourself. मेरा नाम अभिनव है। मैंने अभी 12th के एग्जाम्स दिए हैं एंड आई विल बी जॉइनिंग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दिस ईयर। और मेरा मेजर कंप्यूटर साइंस रहेगा। एंड इन हाई स्कूल मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह में पार्ट लिए एंड बहुत सी चीज़ें की जिसके बारे में हम आगे इस पॉडकास्ट में आई विल गो डीप इनटू दैम। ऑल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिनव, आपने स्टैनफोर्ड में एडमिशन मिल पाना इंडिया के अंदर बहुत कम ही लोगों को नसीब हो पाता है। ओनली आई गेस 11 स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड दिस ईयर और यू आर वन ऑफ देम। सो अभिनव, आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई? इनिशियली आपको थॉट आया कब कि मेरे को मतलब स्टैनफोर्ड के लिए अप्लाई करना है, और आपको इस तरह के सोच, आपकी इतनी बड़ी सोच बनी कैसे? स्टार्टिंग कैसे हुई पर्टिकुलरली? तो बेसिकली मैं पहले जेई वाला ही किड था। मैं भी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था सिंस 9th स्टैंडर्ड। बट 11th में एट द एंड ऑफ 10th स्टैंडर्ड मैंने एक एग्जाम दिया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, एंड मुझे उसमें नेशनल स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो उसकी जो अवार्ड सेरेमनी थी वहाँ पे जो कीनोट स्पीकर थे वो देबाशीष चटर्जी थे। तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फुल ब्राइट फेलो रह चुके हैं एंड वो अभी IIM में प्रेसिडेंट है। तो उनकी जो टॉक थी वो उसके अराउंड थी कि कैसे US एडमिशंस के अराउंड भी थी। एंड उनकी जो टॉक सुन के आई गॉट इंस्पायर्ड कि मुझे जाना चाहिए, आई शुड डू मोर देन जस्ट कि मैं सिर्फ बुक्स में ही नहीं लगा रहा हूँ और मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें करनी चाहिए। एंड आई हैव दैट पोटेंशियल कि मैं जा सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ उस लेवल पे। सो पर्टिकुलरली एक इवेंट की वजह से आपकी लाइफ के अंदर एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चेंज आया। Yes. तो अराउंड कौन से ईयर की ये बात है तब आप वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस के लिए आप दिल्ली गए थे? Which year? ये 2017 की बात है, May of 2017। सो इट्स बीन ओनली 3 साल में आपने वो जर्नी वहां से शुरू की और आज उसको कंप्लीट करके आपने स्टैनफोर्ड के अंदर अपनी जगह बना ली है, राइट? Yes. सो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे तो इंडिया के अंदर लोगों के लिए सोच पाना स्टैनफोर्ड जैसी जगह के बारे में, राइट, वो बहुत मुश्किल होता है। इवन लोगों का सपना होता है IIT, और जैसा कि आपने बताया कि इनिशियली आप भी IITs के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, NITs के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और आपको दिल्ली के अंदर जो आप कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड की, वहां पे जो कीनोट स्पीकर से आप मिले तो आपका एकदम माइंडसेट चेंज हो गया, राइट? तो उन्होंने ऐसी क्या कन्वर्सेशन रही, अगर आप कन्वर्सेशन से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्क्लोज करें कि ऐसी क्या कन्वर्सेशन, और आपको इंडियन IITs और वहाँ के जो स्टैनफोर्ड का करिकुलम है, ऐसा क्या डिफरेंशिएट आपको लगा कि आपने वहां जाना ज्यादा प्रेफर किया रादर देन गोइंग इनटू IIT और NIT? तो हुआ यूँ कि बात करते करते हमने मेरी ECs के बारे में डिस्कस हुआ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो मैंने की हैं वो सब चीज़ें, एंड मेरे ड्रीम्स के बारे में बात हुई। तो वहाँ से बात ये निकली कि जब इतना कुछ सोचा हुआ है तो पोटेंशियल यहाँ पे उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। जितना पोटेंशियल है उसका पूरा यूज वहाँ पे हो पाएगा, बिकॉज IITs बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिया में बेस्ट हैं। मेरा भी एक ड्रीम था एक समय पे।
पर प्रॉब्लम वहां आती है कि वहां पे इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन नहीं है। जो इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन यूएस में या स्टैनफोर्ड में जो मिल सकती है, जहाँ पे मतलब आपको कोई भी सब्जेक्ट, मतलब इतने सारे मेजर्स हैं, आप सबकी क्लासेस ले सकते हैं और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इनफैक्ट स्टैनफोर्ड का तो वी कैन से लाइक स्टैनफोर्ड इज लाइक आईआईटी ऑफ यूएस, बिकॉज वो सिलिकॉन वैली के इतनी पास है, तो पूरा टेकीज का पूरा एक हब है स्टैनफोर्ड एक तरह से। बट उसके साथ साथ वहाँ पे इतने मेजर्स हैं, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, आर्ट्स, एनीथिंग, म्यूजिक, यू कैन डू एनीथिंग देयर, एंड वो वर्ल्ड में सब चीज में बेस्ट है। और आईआईटी मेरा एक गोल था पहले, और मैं चाहता भी था, मतलब अगर आज भी मुझे कोई बोले कि अगर आईआईटी जाने को मिले तो मैं एक बार को सोचूंगा कि, क्योंकि आईआईटी इज लाइक ए बिग थिंग इन इंडिया। बट जब हम वर्ल्ड स्केल पे बात करें तो वहां पे आईआईटी डोंट मैच द लेवल ऑफ दीज यूनिवर्सिटी। तो वहां पे स्टैनफोर्ड और जे आईआईटी में कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टैनफोर्ड कहाँ वर्ल्ड में नंबर 1 नंबर 2 रैंक्स पे आती है, तो आईआईटी बॉम्बे दिल्ली ये 50 के अराउंड रहती है, मतलब अभी 50-60 के अराउंड रहती है, तो वो थोड़ा सा होता है। राइट। सो अभी आप कैसा फील कर रहे हो कि आपको एडमिशन वहां पे हो गया है? आपने कभी सोचा था 2017 के अंदर कि आप एडमिशन ले पाओगे? क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में आते हैं, राइट, कि मेरा एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो किस तरह से, मतलब आपकी इनिशियल, आपने उसकी जर्नी कैसे शुरू की? राइट, सबसे पहले आपने माइंडसेट तो बना लिया, ठीक है मेरे को जाना है। सबसे पहले इंडिया के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम लोग ये माइंडसेट ही नहीं बना पाते, अपना बिलीफ सिस्टम ही नहीं बना पाते कि वो स्टैनफोर्ड के अंदर जाएंगे। राइट, वो आपने बना लिया, आपको वो जो इवेंट था उसके थ्रू वो माइंडसेट मिला। बट उसके बाद आपने क्या किया? आपने स्टेप्स कैसे लिए? अपनी जर्नी को कैसे शुरू किया आगे? तो सबसे पहली चीज कि उस टाइम मेरे को, मुझे मतलब ये नहीं था कि मुझे स्टैनफोर्ड ही जाना है, बिकॉज उस टाइम तक मेरा कुछ भी प्रोसीजर कुछ हुआ नहीं था। यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग मेरी हुई थी अराउंड 12th स्टैंडर्ड के एंड में, बट स्टैनफोर्ड मेरा उस टाइम, मेरी टॉप 3 चॉइसेस में स्टैनफोर्ड था। एंड माइंडसेट बनाने में एक बहुत बड़ा रोल मेरे पेरेंट्स का भी था, क्योंकि जब मैंने उनको बताया कि मुझे ये करना है तो वो उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। तो अराउंड 1 मंथ का टाइम हमें लगा पूरा डिसाइड करने में कि ठीक है जाना है। 1 मंथ तक मतलब हम लोग बस ये सारी पॉसिबिलिटीज ही डिसाइड कर रहे थे कि मैं जेई और यूएस वाला एक साथ करूंगा, या जेई अलग से करूँ, यूएस वाला अलग से करूँ, मैं क्या करूंगा मतलब, या फिर जेई छोड़ के यूएस करूँ, या फिर ये वाला यूएस वाला प्लान छोड़ के सिर्फ जेई पे फोकस करूँ। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी, हम उनमें कंफ्यूज थे। तो 1 मंथ का टाइम हमने लिया, उसमें हमने पूरा डिसाइड किया कि ठीक है एक बार दोनों एक साथ शुरू करते हैं। तो मेरा उस टाइम मैं फिटजी में एनरोल था, तो मैंने यूएस वाला और ये जेई वाला एक साथ कंटिन्यू किया उस टाइम पे। एंड फर्स्ट स्टेप जो होता है कि जब आप जर्नी स्टार्ट करनी थी यूएस वाली, तो उसमें पहली चीज ये थी कि पूरा एक गोल मैप बनाना, रोड मैप बनाना कि मेरे को कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं, मैं कब देना चाहूंगा वो एग्जाम्स, लाइक कौन से मंथ्स में देना चाहूंगा। बिकॉज यूएस वाले एग्जाम्स में होता ये है कि वो सिर्फ ईयर में एक बार नहीं होते हैं, वो ईयर में 2-3 बार ऑफर होते हैं। तो आपको ये खुद की चॉइस होती है कि आपको कौन कब लेना है, जैसे दिसंबर में लेना है, नवंबर में लेना है, वो खुद की चॉइस होती है। तो मैं वो डिसाइड किया कि ये कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं, कब देने हैं, मेरा टारगेट स्कोर क्या रहेगा इन एग्जाम्स में, स्कूल में क्या करना है, स्कूल की एक्टिविटीज में क्या क्या पार्ट लेना है, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में कुछ करना है, मतलब किन किन एरियाज में मुझे एक्टिविटीज करनी है। तो वो सारी चीजें डिसाइड की, प्लान की, एंड उसके हिसाब से फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो सबसे पहला जो एग्जाम देना था वो मतलब एसएटी था, तो उसकी प्रिपरेशन मैंने सबसे पहले स्टार्ट की, क्योंकि वो सबसे एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था। तो आपने दोनों चीजों को बैलेंस कैसे किया? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि आप एक साइड पे जेई मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और दूसरी साइड में आप यूएस यूनिवर्सिटीज के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। इवन अगर आप 12th के अंदर बात करो, जैसे आप 12th के अंदर थे, 11th 12th में थे जिस टाइम पे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मेनली स्टूडेंट्स 11th और 12th के बर्डन के नीचे ही रह जाते हैं। इवन वो अपनी जेई मेंस की प्रिपरेशंस को भी शुरू नहीं कर पाते हैं। आप तीन तीन चीजें एक टाइम पे कैसे कर पाए, इतनी सारी चीजें? तो हुआ यूं कि मैं 11th का जैसे स्कूल का कर रहा था, फिटजी जाना होता था शाम को, एंड यूएस वाला करना होता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी होती थी। तो उन सब चीजों में मेरा मतलब शेड्यूल बहुत ज्यादा एक रोबोटिक शेड्यूल सा हो गया था। मैं बस करे जा रहा था चीजें, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था बस हो क्या रहा है। एक काइंड ऑफ लाइफ आंखों के आगे से बस गुजरती जा रही थी, मैं कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करे जा रहा था, बट कुछ मतलब एक
एक होता है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, हो क्या रहा है। तो इसलिए मैंने अराउंड 11th स्टैंडर्ड के एंड में, तो अब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे मतलब दोनों ऐसे नहीं चलेगा कि मैं दोनों साइड करने की कोशिश करूं, मुझे एक को चूज शायद करना दो नाव में पड़ेगा। अगर आप पैर रखोगे तो आप आगे नहीं जा पाते हो। मुझे चूज करना ही पड़ेगा कि मैं किस साइड जाना चाहता हूँ। एंड हम्म। फिर हुआ है कि 11th के एंड में फिर मेरा एक समर प्रोग्राम येल यूनिवर्सिटी में समर प्रोग्राम में मेरे को एडमिशन मिला स्कॉलरशिप के साथ। तो तब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, क्योंकि वैसे भी समर प्रोग्राम में जाना था तो उसकी प्रिपरेशन और उन सब चीजों में मतलब मेरा फिर जी छूटता ही एक बार, और एक बार छूटने के बाद फिर मैं आके कंटिन्यू कर पाना मुश्किल होता, क्योंकि मैं फिर जी का जो जयपुर सेंटर में मेरा जो बैच था वो मतलब टॉप फर्स्ट बैच था, एडवांस्ड बैच था। तो उसके अंदर क्या होता था कि सिलेबस बहुत फास्ट स्पीड से निकलता था, एंड उस स्पीड को अगर आपने 1 मंथ के लिए आपने छोड़ दिया, उसके बाद आप वापस देखोगे तो सब कुछ सर के ऊपर से जाएगा, आप कवर अप ही नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने उस टाइम में डिसाइड किया कि ठीक है अब मैं सिर्फ यूएस वाला करूंगा, फिर जी जेई को अभी मैं छोड़ ही देता तो ऑलमोस्ट 2018 के लास्ट में आपने ये चीज की या 2017 के लास्ट में? हूँ। 2017 में 2018 के स्टार्टिंग मैंने डिसाइड किया 2018 कि के स्टार्टिंग में। मैं सिर्फ अब यूएस वाला ही करूंगा, जेई नहीं करूंगा। तो आपको आपने बताया कि येल के अंदर आपको समर प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल हुए, तो आपका वो फर्स्ट एक्सपीरियंस समर प्रोग्राम के अंदर वो कैसा? सबसे पहली जर्नी तो आपकी वहीं से शुरू हो गई थी क्योंकि फॉरेन की, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करो। तो मेरे एक्चुअली 2 समर प्रोग्राम्स थे, एक येल में था, एक न्यू जर्सी में था। तो मेरा मतलब वीजा वगैरह सब कुछ बन गया था, फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ बुक थी, एंड जब येल के लिए टेक ऑफ करना था उससे एक दिन पहले न्यू जर्सी वाले प्रोग्राम से ईमेल आया कि वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। ओ। तो सिर्फ अब येल वाला प्रोग्राम था। तो मेरे को सबसे बड़ा उस टाइम, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं बहुत पैनिक कर गया। तो मैंने फ्लाइट्स वगैरह रिशेड्यूल करवाई अपनी, एंड वो सब चीजों में टाइम लग गया। तो उस टाइम मुझे ऐसा एक बार ऐसा भी फील होने लगा कि यार मैं जा तो रहा हूँ, जाना चाहिए मुझे, नहीं जाना चाहिए अभी। मेरा मतलब थोड़ा सा एक होता है ना, काइंड ऑफ नर्वसनेस सी आ गई कि मुझे अभी जाऊं या नहीं जाऊं। बट बाद में मतलब मेरे पेरेंट्स ने बोला कि कोई बात नहीं, ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, कुछ अच्छा करना होता है तो यू शुड गो। और तब मैं फ्लाइट में भी काफी ज्यादा नर्वस ही था, मैं तो पूरी जर्नी में नर्वस ही था। बट जब जब मैंने वहां पे लैंड किया, मैं येल यूनिवर्सिटी पहुंचा, उसके बाद जो वहाँ पे लोग थे मतलब उन्होंने इतना कंफर्टेबल फील कराया, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर्स, स्टाफ मेंबर्स, वॉलंटियर्स, लीडरशिप टीम, सबने इतना कंफर्टेबल फील कराया कि मुझे ऐसा लगा नहीं मैं अपने घर से दूर आया हूँ। बिकॉज उनका जो टीम थी वो बहुत ज्यादा मतलब हमें पहली बात तो उन्होंने बिजी इतना रखा कि टाइम ही नहीं मिला कुछ सोचने का इस टाइप का। और उन्होंने मतलब बहुत वार्मिंग थे, बहुत बहुत वेलकमिंग थे कि कल्चर मतलब अपने कल्चरल डिफरेंसेस को भी वो समझते थे, एंड ये भी समझते थे कि होम सिक भी फील करेंगे बच्चे। तो उन सब चीजों को उन्होंने अकोमोडेट किया, एंड बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आई कैन से। बिकॉज वहां पे एक तो स्टूडेंट्स थे, वो अराउंड 120 कंट्रीज से स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो उन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन, उनके कल्चर के बारे में जानना, क्योंकि प्रोग्राम का मतलब ड्यूरेशन मतलब बहुत छोटा सा ही लगा मुझे, क्योंकि 2 वीक्स के अंदर इतने सारी चीजें मतलब उन्होंने बहुत एक इंटेंसिव प्रोग्राम उन्होंने एक क्लब किया हुआ है 2 वीक्स के अंदर। यहाँ पे आप इतने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट भी करोगे, उनके साथ सेमिनार्स लोगे, ब्रेकआउट सेशंस लोगे, क्लासेस लोगे, फैमिली टाइम होगा, गेम शोज होंगे, टैलेंट शोज होंगे, एंड रिसर्च रिसर्च मतलब कैपस्टोन रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे, एंड सिमुलेशंस होंगे। तो इतनी सारी चीजें उन्होंने 2 वीक्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्लब की हुई है कि मतलब वहां पे जाने के बाद आपको पता ही नहीं लगता है कि कब वो 2 वीक्स निकल गए। वंडरफुल यार। तो उस टाइम पे जैसे आपने को नर्वसनेस थी, तो वो उन्होंने आपको इतना कंफर्टेबल वहां पे करा दिया कि आपको वो होम की तरह अपने फील हुआ, घर जैसी फीलिंग आपको आई। और इनफैक्ट जब मैं घर वापस आया था तो मैं अराउंड 2-3 वीक्स तक तो मेरे को वहां की याद आ रही थी घर से ज्यादा, कि मतलब मुझे वहां पे वापस जाना है। आई कैन फील कि आपको किस तरीके से आप उस प्लेस के साथ में फेमिलियर हो चुके थे, वहां के अपने फ्रेंड्स के साथ, नए फ्रेंड्स के साथ में। सो आर यू द ओनली सिंगल स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया, और आपके साथ में और भी स्टूडेंट्स गए थे जो इस प्रोग्राम के लिए? येल वाले में और भी स्टूडेंट्स गए थे, मतलब हम लोग गए अलग अलग थे, हम लोग वहां जाके मिले थे कि हाँ हम सब इंडिया से हैं। तो वहां पे जाके हम मिले एक दूसरे से। हाँ, पर स्टूडेंट्स तो और भी गए थे इंडिया से, अराउंड लाइक
मुझे जो मिले थे उनमें अराउंड 4 या 5 स्टूडेंट्स थे जो कि इंडिया से मुझे मिले थे, कुछ दिल्ली से थे, बैंगलोर से थे, मुंबई से थे। वंडरफुल। सो उसके बाद में आप वहां से वापस आए, उसके बाद में आपको एक बार पक्का हो गया कि आपको एकदम विश्वास आ गया अपने ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपका पहले सेल्फ स्टीम लो थी, जेई मेंस करूं या फिर यूएस के लिए प्रिपरेशन करूं, वो आपकी सेल्फ स्टीम यहाँ से हाई हो गई, राइट? तो उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि पर्टिकुलरली मेरे को एक चीज के अंदर जाना है। उसके बाद आपकी जर्नी आगे फिर कैसे बढ़ी, फिर आपने किस हिसाब से, आपने क्या पाथ लिया वहां पे, आगे प्रोसीड कैसे किया? मेरे साथ ये था कि मैं यहाँ पे येल जाने से पहले मैं अपने स्टैंडर्डाइज टेस्ट वगैरह दे के चला गया था। मैंने सब्जेक्ट टेस्ट दे दिए थे, एसएटी दे दिए थे, रीजनिंग टेस्ट दे दिया था। मेरा आने के बाद बस एक और एडवांस प्लेसमेंट टेस्ट मैंने दे दिए थे जाने से पहले ही, मतलब जून में मुझे जाना था एंड मैंने मई में ये सारे टेस्ट कंप्लीट कर दिए थे। मेरे को आने के बाद मुझे मतलब स्टार्टिंग मुझे एक तो स्कूल पे ज्यादा अब फोकस करना था और एंड खुद के जो ये एप्लीकेशन होती है तो उन पे फोकस करना था कि यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग, कि मुझे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है एंड मुझे ऐसे जो लिखने थे उन पे फोकस, कि मुझे पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स लिखने हैं, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को कंपाइल करना है। तो वो सब जो एक्टिविटी मतलब वो सब जो एप्लीकेशन वाला पार्ट था वो वाला, क्योंकि ये था कि येल जाने से पहले मतलब जो एफर्ट्स करने वाली चीज थी जहाँ पे आपको एफर्ट लगाना था खुद का, वो कम हो गया था। इधर अब आपको जो आपने अभी तक किया है उन सब चीजों को आपको प्रेजेंट करने का टाइम था, कि उन सब चीजों को आप कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो यूनिवर्सिटीज को, कि वो देखें दैट दिस स्टूडेंट हैज सम पोटेंशियल, कि ये हमारी यूनिवर्सिटी में आ सकता है। वंडरफुल। तो उसके बाद आपने इनिशियली फिर धीरे धीरे करके आगे चीजों को अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया, सेट के लिए और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए आपने अपने आप को उसमें भी एंगेज किया, राइट? अब यहाँ पे अभिनव एक चीज आती है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ में होती है। स्टूडेंट सोच तो लेते हैं, हम यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, हम आपकी जर्नी को भी समझ रहे हैं और दूसरी साइड पे हम उन लोगों के लिए भी समझ रहे हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ठीक है 11th के अंदर आ गए, उन्होंने देख लिया कि ठीक है मेरे को एग्जाम्स देने हैं। काफी लोग नेट पे सर्फिंग वगैरह करते हैं, कुछ 3-4 टेस्ट हमें पता चलते हैं, लाइक सेट का एग्जाम देना है मेरे को, और कुछ कंट्रीज के अंदर टोफिल होता है, अदरवाइज अनदर एक और एग्जाम होता है जो आपको अच्छे से क्लियर हो, राइट? आइल्स। तो आइल्स देना होता है, और पर्टिकुलरली आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, सोशल एक्टिविटीज में आपको अच्छा होना चाहिए। तो इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब आप थोड़ा सा और क्लैरिफाई करो, जिससे कि जो इस इंटरव्यू को देख रहे हो, जो जाना चाहते हैं, फॉरेन एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप ये स्टेप्स को और क्लैरिफाई कर दो, डिकोड करो, तो अपनी जर्नी के थ्रू किस तरीके से उनके लिए इजी हो जाए इस चीज को समझ पाना। तो सबसे पहले जो चीजें होती है, मतलब मैं एप्लीकेशंस के एक एक पार्ट के थ्रू समझाता हूँ। तो एप्लीकेशन का जो जब आप फिल करते हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करते हो, पहले तो अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में। उसके बाद आप फिल करते हो अपना जो होता है आपको कौन कौन से अवार्ड्स या ऑनर्स मिले हुए हैं। तो अपनी हाई स्कूल जर्नी के दौरान मतलब 9 to 12 आपको कोई भी अवार्ड्स वगैरह मिले तो यू शुड ट्राई टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्ट लेते हो तभी आपको कोई अवार्ड तभी मिलेगा ना। तो आपको कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि अवार्ड सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो वो देखते हैं उस सेक्शन को, वो काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट सेक्शन होता है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वाला। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में होता ही है कि आप जिस भी चीज के लिए आप पैशनेट हो, जैसे कि मान लो हो सकता है कि आपका पैशन ये हो कि आपको जो पुअर चिल्ड्रन है उनकी हेल्प करनी है, आपका पैशन हो कि मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है तो मैं कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ, या फिर आप वोकल सिंगर हो, या फिर हो सकता है आप किसी स्पोर्ट में अच्छे हो, आप नेशनल लेवल प्लेयर हो किसी स्पोर्ट में। हो सकता है कि आप कोई मतलब आप काफी एक टैकी टाइप के बंदे हो, आप मतलब एप्स वगैरह क्रिएट करते हो, आप प्रोग्राम्स लिखते हो। तो ये जो भी चीजें मतलब जो भी आपका पैशन है उसको आइडेंटिफाई करो कि ये मेरा पैशन है, मुझे ये चीज करना अच्छा लगता है, और उसको आप फिर आगे तक लेके जाओ। उसमें आप इतना मतलब और इम्प्रूव करो उसमें अपने आप को कि आपका कंपटीशन खत्म हो जाए उस फील्ड में, एटलीस्ट जिसमें आपको करना है। तो वहां पे आपको अपना पैशन दिखाना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है कि हाँ ठीक है मुझे ये चीज पसंद है, मैं ये चीज करता भी हूँ, बट मैं इस चीज में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आप वो चीजें भी इंक्लूड कर सकते हो। तो आपको 10 कॉलम्स मिलेंगे, 10
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप फिल कर सकते हैं। तो उसमें एक मिक्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप एक काइंड ऑफ आप दिखा सकते हो कि मैं मतलब इस चीज में मैं मास्टर हूँ, एंड ये सारी चीजें हैं जिनका लाइक आई एम मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ ऑल। बेसिकली ये फंडा होता है कि मैं इस चीज में मतलब मैं काफी एक अच्छे लेवल पे हूँ, एंड बाकी चीजों में हाँ मैं हूँ अच्छा, हो सकता है कि उतना अच्छा नहीं हूँ बट हूँ अच्छा, एंड कोशिश कर रहा हूँ इनमें और अच्छा होने की। और उसमें ये होता है कि एक तो आप अगर आपको किसी जैसे लाइक स्टैनफोर्ड का एग्जांपल है, तो स्टैनफोर्ड बहुत ध्यान देता है, मतलब स्टैनफोर्ड इज बिग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ किया है, आपने खुद का कोई वेंचर स्टार्ट किया है या फिर खुद का कोई इनिशिएटिव लिया, आपने स्कूल में क्लब्स बनाए हैं, जो भी मतलब इस टाइप के कुछ इनिशिएटिव लिए हैं आपने, उन चीजों को आपको हाईलाइट करना जरूरी होता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि मुझे हाँ मेरी प्रोफाइल स्टैनफोर्ड से ज्यादा मैच करती है क्योंकि मैं बहुत एंटरप्रेन्योरियल टाइप का इंसान हूँ, तो मेरे को स्टैनफोर्ड में अप्लाई करना चाहिए। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या हाईलाइट करते हो अपनी एप्लीकेशन में, उसके हिसाब से। एंड सेकंड चीज ये होती है कि आप मान लो 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, तो होगा ये कि आपको 4 to 6 या इनफैक्ट 7 यूनिवर्सिटीज से भी रिजेक्शन आ जाएगा, और कई बार 9 यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आ जाएगा। पर जो यूनिवर्सिटी से आपका आएगा वो बेसिकली ये होते हैं बिकॉज वो एडमिशन ऑफिसर्स इतने ट्रेंड होते हैं कि वो आपकी एप्लीकेशन रीड करके बता सकते हैं कि ये बंदा यहाँ पे आएगा, ये बच्चा यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे खुश रहेगा, एंड ये यूनिवर्सिटी में थ्राइव करेगा, ये और ग्रो करेगा। अगर उनको ये लगता है कि कोई स्टूडेंट वहां पे आके ग्रो नहीं करेगा, डेवलप नहीं करेगा, ये यूनिवर्सिटी में कुछ ऐड नहीं करेगा, ये यूनिवर्सिटी इसमें कुछ ऐड नहीं कर पाएगी, तो वो उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बेसिकली होता ये है कि आपने अपने असेसमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन लगाई कि मुझे यही यूनिवर्सिटीज में पसंद है, मुझे इन यूनिवर्सिटीज में जाना है। फिर वो यूनिवर्सिटीज देखती है कि हाँ मुझे हमें ये लगता है कि ये बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी में आके ज्यादा खुश रहेगा, ये बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी के लिए परफेक्ट मैच है। तो बेसिकली जब शादी में जब आप ब्राइड एंड ग्रूम की मैचिंग करते हैं, उनके गुण मिलाते हो ना, बेसिकली वही प्रोसेस है कि दोनों के एक दूसरे से मैच करने चाहिए। जो एक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, यूनिवर्सिटी की पर्सनैलिटी और स्टूडेंट की पर्सनैलिटी, दोनों एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। एंड फिर आता है पार्ट आपका एसेज वाला। जो एसेज में आपको ये होता है कि आप ऑनेस्ट रहो, जो भी लिख रहे हो आप अपनी ऑनेस्ट एक ऑथेंटिसिटी रहनी चाहिए एसेज में। ऐसे नहीं कि आपने किसी को बोला, आपने किसी फ्रेंड को बोल दिया, किसी टीचर को बोल दिया, उनसे लिखवा लिया। ऐसे ऐसे आपका होना चाहिए। ऐसे एक वो एरिया है जहाँ पे आप वो चीजें बता सकते हो जो आपका मार्क्स नहीं बता सकते, जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो आपका रिज्यूमे नहीं बता सकता, वो स्टोरी आप बता सकते हो ऐसे के थ्रू। उसमें ऑथेंटिक रहो, अपनी एक ऐसी स्टोरी बताओ जिससे यूनिवर्सिटी को पता चले कि आप मतलब आप मतलब द मेटल यू आर मेड अप ऑफ, कि आप कैसे आप सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हो, आप किस टाइप के इंसान हो, वो यूनिवर्सिटी को पता लगना चाहिए अंदर तक ऐसे इसके थ्रू। नेक्स्ट आता है कि फिर आप टीचर्स से आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस देने होते हैं, वो टीचर्स खुद भेजते हैं। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस में होता ये है कि यूनिवर्सिटीज मतलब लाइक नेम ही ये बता लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, तो मतलब इस टीचर्स आपके लिए कुछ पॉजिटिव कहेंगे उनमें। और उसमें प्रॉब्लम ये होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ कि उनके टीचर्स उनको इतना अच्छे से जानते नहीं है, तो टीचर्स के साथ उनका इंटरेक्शन उतना हुआ नहीं होता, तो टीचर्स को लिखने में प्रॉब्लम ये आती है कि मैं इस बच्चे को जानता ही नहीं हूँ, इसके साथ इतने इंसिडेंट्स ही नहीं है मुझे याद, तो मैं लिखूं क्या इसमें। तो इसलिए वो इसलिए जेनरिक सा लिख के देते हैं कि ये बच्चा अच्छा है, अच्छे मार्क्स लाता है और अच्छा बच्चा है, ऐसे छोटा मोटा मतलब थोड़ा बहुत मतलब उस हिसाब से बना के जेनरिक सा लिख देते हैं। पर वो जेनरिक से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि यूनिवर्सिटी वैसे हजारों रिकमेंडेशन लेटर्स पढ़ती है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आइडेंटिफाई कर लेती हैं। हाँ, बेसिक एनेक्डोट्स होने चाहिए कि आप अगर आपका टीचर ये कह रहा है कि ये बच्चा कंपैशनेट है, तो टीचर को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा कि उस टीचर को क्यों लगता है कि वो बच्चा कंपैशनेट है। तो उनको बताना पड़ेगा। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि ये बच्चा कंपैशनेट है कि हमारी क्लास में एक बच्चा था जो पढ़ नहीं पाता, जो पढ़ने में वीक था, तो मैंने इसकी पेयरिंग उसके साथ की, उसको उसके साथ बिठाया, तो उसने उस बच्चे की मदद की, उसको उसके मार्क्स इंप्रूव हुए इसकी वजह से। तो इस टाइप की मतलब एनेक्डोट्स टीचर को बताने पड़ेंगे। वो उनको अपनी स्टोरी जो टीचर कह रहे हैं कि ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा लीडरशिप क्वालिटीज है इसमें, तो वो सब चीजें सपोर्ट करनी पड़ेंगी उनको अपने एनेक्डोट्स के थ्रू कि वो ऐसा सोचने के पीछे क्या रीजन है। बेसिकली फंडा होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का, जो कि बहुत से इंडियन टीचर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो बच्चों के साथ इनका इंटरेक्शन नहीं होता, खासकर 11-12 के टीचर्स का, क्योंकि वो क्लास में आते हैं 45 मिनट्स की क्लास में आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता ही नहीं है। और मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर तो
कोई मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है कि पता ही नहीं चल पाता टीचर्स को भी, एटलीस्ट 50-60 के अंदर 45 मिनट्स के अंदर पता ही नहीं चलता कि फेस टू फेस जान ही नहीं पाते हैं टीचर्स। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने डमी लिया हुआ होता है, तो उनके साथ तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि टीचर से वो मिले ही नहीं है, वो सिर्फ एग्जाम्स देने जाते हैं, तो टीचर्स कहाँ से लिखेंगे उनके रिकमेंडेशन लेटर्स। तो इसलिए है कि टीचर के साथ आपकी रैपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, आप स्कूल रेगुलर रहो, टीचर के साथ आपकी रैपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, तभी आप मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वाला पार्ट, तभी आपका, क्योंकि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता ही है कि यूनिवर्सिटी को ये पता लगता है कि ये बच्चा स्टूडेंट किस टाइप का है, क्लासरूम के अंदर किस टाइप का है या फिर क्लासरूम के बाहर भी किस टाइप का है। तो उनको वो ये गेज करने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चा जब हमारी यूनिवर्सिटी में आएगा तो हमारे प्रोफेसर्स इसके बारे में क्या सोचेंगे। तो प्रोफेसर्स बच्चे के साथ, उस स्टूडेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, वो स्टूडेंट प्रोफेसर्स और स्टूडेंट, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और उस स्टूडेंट के बीच में कैसे इंटरेक्शंस होंगे, वो गेज करने की कोशिश करते हैं वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस के थ्रू। नेक्स्ट पार्ट आपका होता है कि आप कुछ एडिशनल सर्कमस्टेंसेस अपने बता सकते